नमस्कार दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे इतिहास में गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में हुआ, जो कौशाम्बी के निकट इनके साम्राज्य की स्थापना हुई। गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे उनका नाम श्रीगुप्त था, जो जिन्होंने 240 से 280 ईस्वी तक शासन किया। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था, जिसने 280 से 320 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त वंश का सबसे महान जो प्रथम महान शासक था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया। गुप्त संवत 319-320 ईस्वी की शुरुआत भी चंद्रगुप्त प्रथम ने ही की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ समुद्रगुप्त, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यव्रत के 9 शासकों और दक्षिण के 12 शासकों को पराजित करके इन सबका एकीकरण किया और इसी वजह से इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था और इसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना करी। समुद्रगुप्त विष्णु के उपासक थे। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण करी थी। अश्वमेध कर्ता की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण करी थी। समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी माना जाता है, क्योंकि जो इसके काल के सिक्के हैं उस पे इसके बीणा बजाते हुए जो तस्वीर मिलती है, उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त ने विक्रमंक की उपाधि धारण की और इससे कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने 380 में राजगद्दी पर बैठा। 380 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त प्रथम या गोविंदगुप्त, जो 415 से 454 तक शासक रहा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने ही करवाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय जो काफ़ी बड़ा शिक्षा का केंद्र था, तो इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई थी। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था, जो 455 से 467 ईस्वी तक राजा रहा। उस जो स्कंदगुप्त थे, इसने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था और स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था और जो अंतिम गुप्त शासक था उसका नाम विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचा ऐसा था कि जिसकी सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। इसके शासक को गोपना कहा जाता था तथा दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक को उपरिक कहते थे। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई थी, जिसका मुखिया विस्पति कहलाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट और भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था तथा ग्राम सभा के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था तथा अन्य सदस्यों को मेहतर कहते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त ने दामोदरपुर ताम्रपात्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख किया है। तो कुल राजस्व का 1/4 भाग से 1/6 भाग जो कर के रूप में दिया जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि को निम्न प्रकार से बांटा गया था। क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। वास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था। पशुओं के चारे योग्य भूमि को चारागाह भूमि कहा जाता था। सिल, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसको सिल कहते थे और ऐसी भूमि जो जंगली हो उसको अप्रहत कहते थे। तो गुप्तकालीन जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनकी सूची कुछ इस प्रकार है। विष्णु मंदिर है टिगवा, जबलपुर मध्य प्रदेश का। शिव मंदिर भूमरा, नागौंदा मध्य प्रदेश का। पार्वती मंदिर नायताना, कुठार का, ये भी मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर देवलगढ़, ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। शिव मंदिर खोह, नागौद का, मध्य प्रदेश में है। भीतरगांव मंदिर भीतरगांव में है, कानपुर उत्तर प्रदेश में। लक्ष्मी मंदिर
और जो ये भीतर गांव लक्ष्मी मंदिर है, इसका निर्माण ईंटों द्वारा हुआ है। और आगे हम देखेंगे कि सिंचाई के लिए रहट और या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र उज्जैन था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी करी और इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार कहा गया है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन औसनम स्मृति में मिलता है। और जो विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग और अपने देवताओं को मनुष्यों का मांस चढ़ाते थे। तो ये भी गुप्त समय का एक ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है कि जो विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्यों का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख में मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था और वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य वैष्णव धर्म के जो गुप्त सम्राट थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने इसे अपना राजधर्म घोषित कर रखा था। तो विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। तो गुप्तों का राज चिन्ह था गरुड़। गुप्तों में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण जो अवशेष हैं वो देवलगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। तो जो गुप्तों के वैष्णव होने का सबसे बड़ा प्रमाण है वो है देवलगढ़ का दशावतार मंदिर, जिला ललितपुर। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 और 17 गुप्तकालीन है। इसमें जो गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र काफ़ी प्रसिद्ध है। गुफा संख्या 17 में जो चित्र है चित्रशाला, उसे चित्रशाला कहा जाता है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिक्रमण और महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उत्कृष्ट किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित हैं। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि जो था वो कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे और गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत में है, जो को संसार का सबसे प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। तो जो पंचतंत्र है वो विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है और ये गुप्तकालीन है। तो बाइबल के बाद सबसे प्रसिद्ध किताबों में से पंचतंत्र को माना जाता है, जबकि बाइबल एक धर्म ग्रंथ है। इसे 5 भागों में बांटा गया है: मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणास और अपरीक्षा कावित्र। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। जो आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत है, इन्हीं पुस्तकों से पहली बार ये इसमें लिखा गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला प्रमुख विद्वान था बराहमिहिर, धर्मंतरी और ब्रह्मगुप्त। और पुराणों की वर्तमान रूपरेखा की रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। गुप्त काल की राजकीय भाषा प्राकृत थी। तो जो भाषा थी इनकी वो प्राकृत थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था, कहा जाता था। याज्ञवल्क, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई है। मंदिर बनाने की कला का जन्म भी गुप्त काल में हुआ है और सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं इस काल की। तो दोस्तों, हमने गुप्त काल पढ़ा। आगे हम पुष्यभीति वंश और वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे।